दिसंबर की सिसियाती कांपती रात में लीग के जवान मर्दजात नंगे खड़े थे। हार की तलाशी लेने के लिए वहीदा ने उनके वस्त्र तक उतरवा लिए थे। उसके जाने के बाद भी कुछ देर तक उस कमरे में भय का सम्मोहन छाया रहा। शीत और भय की कपकपी उनके तन मन को बर्फ बना चुकी थी। कुछ देर के बाद फर्गूसन उस सकते के आलम से बाहर निकला। हॉल के खुले दरवाजे की ओर बार बार ताकते हुए अपने कपड़ों के पास पहुंचा और पहनना शुरू किया। भय के मारे पत्थर की मूर्तियों से खड़े हुए नवयुवकों में जिंदगी की हरकत शुरू हुई। एक के कपड़े पहनते ही दूसरे को भी सर्दी अनुभव होने लगी। अपने अपने कपड़े पहनने के लिए यंग क्रिश्चियन लीग के हाल में जीवन गतिशील हो गया, किंतु अभी भी स्वर विहीन था। डर के मारे किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। कपड़े पहनते जाते थे और खुले दरवाजे की बाहर सहमी नजरों से ताकते भी रहते थे। फर्गूसन अपनी कमीज और रुई की फतूही पजामा पहनकर तैयार हो चुका था। अपनी सूती चादर उठाकर उसे ढाल सा संभाले वो दरवाजे तक आया। बाहर अंधेरे में इधर उधर झांक कर देखा। सन्नाटा मिला। फर्गूसन आगे बढ़ा। बरामदे के कंपाउंड तक हर तरफ मौन का सन्नाटा छाया हुआ था और कहीं कुछ नहीं। पिछले वाले बरामदे की तरफ सिर्फ मास्टर के कमरे से रोशनी बाहर आ रही थी। फर्गूसन और उसके साथी दबे पांव उसी तरफ बढ़े। कमरे के दरवाजे से ही भीतर का दृश्य दिखलाई दिया और वह इतना भयावह था कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भय से चीखना चाहते थे पर गलों में घिघी बंधी थी। एकाएक मानो सामूहिकता की शक्ति संगठित होकर जोर से चीत्कार उठी। वह चीत्कार क्रमशः हिस्टीरिया के दौरे सा चढ़ता ही गया। आसपास की कोठियों में जगार हो गई। कोठियों के चौकीदार की हुंकार की आवाजें आने लगीं। घबराकर निर्गुनिया ने भी अपने कमरे के दरवाजे का एक पल्ला जरा सा खोलकर झांका। खून खून। निर्गुनिया का जी धक धक कर उठा। वह दरवाजे खोलकर बाहर आई और मास्टर के दरवाजे के घेरे खड़ी हुई छोटी सी क्रंदन भरी भीड़ की ओर लपकी। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई। 2-4 गोरे साहबों की भीड़ भी दिखलाई देने लगी। डेविड का चूंकि वहीदा से पूर्व संबंध था, इसलिए लड़कों के बखाने हुए बड़ी बड़ी आंखों वाले लंबे आदमी की शिनाख्त से पुलिस ने यही कहा कि बदला चूंकि केवल डेविड और बैंड मास्टर से ही लिया गया है, इसलिए वहीदा का आना ही सिद्ध होता है। वह लूटने नहीं, बदला लेने आया था। लड़के पीछे की दीवार से सटकर निर्गुनिया खड़ी थी। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, वे कहाँ हैं? एकाएक उसके कानों में होश का तीर सा लगा। तमाम आवाजों में एक आवाज उसे पुरानी पहचानी हुई सी लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार स्वर कान के पर्दों से जितनी बार टकराया, उतनी बार मोहन की चिंता उसके मन ध्यान से उड़ गई। उसे लगा कि मनछाई करुणा पर मानो एकाएक रुद्र गरजने लगे हैं। निर्गुनिया से न रहा गया। घूंघट की आड़ लेकर कनखियों से देखा। पुलिस दरोगा के रूप में बसंत लाल मास्टर खड़ा था। अपने पुराने प्रेमी को देखकर निर्गुनिया जड़ हो गई। इस जन्म में पूर्व जन्म का आभास पाने पर मन थोड़ी देर के लिए वर्तमान से हटकर भूतकाल में रमने लगा। बसंतू मास्टर, अम्मा, गोरखा खड़क बहादुर, बबुआ, मंझले सरकार, बूढ़े आर्यपुत्र,
निर्गुण की नारी काया से खेलने वाले हर व्यक्ति का चेहरा मन के आंगन में बार बार आके नाचने लगा। लड़कों से पूछताछ करते हुए मोहना का नाम बार बार आने लगा। कौन है मोहना? कहाँ गया मोहना? आदि प्रश्न आरंभ हुए और फिर उत्तर की सहज कड़ी में बंधे बंधे दरोगा साहब ने निर्गुनिया की ओर देखा। क्यों री, कहाँ है मोहना? अपनी आवाज दरोगा के कानों तक न पहुंचाने के सयाने पंथ को साध कर निर्गुनिया के पास खड़े लड़के के कान में कहा, कह दो डाकुओं ने पहले इसी कमरे का दरवाजा खटखटाया था। हम लोग समझे कि कप्तान साहब ने खटखटाया है। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की सिटकनी खोली, वैसे ही एक बड़ी बड़ी आंखों वाले लंबे गोरे चिट्टे आदमी ने उन्हें बाहर घसीट लिया। उसके बाद से फिर उनसे नहीं मिली। मंगरू ने निर्गुनिया की बातें जोर से बयान कर दी। कोई लड़का सहसा बोल उठा, अरे तब तो मार ही डाला होगा मोहना को। सुनकर निर्गुनिया का कलेजा भीतर से चीखने को उमड़ा, पर उसके पूर्व जन्म के प्रमाण का भूत चूंकि प्रत्यक्ष था, इसलिए वह चीख मन ही मन में घुट कर रह गई। इस घुटन ने उसे स्तब्ध कर दिया। दरोगा जी ने तुरंत ही बंगले के कोने कोने की तलाशी लेने का हुक्म दिया। शायद कहीं मोहना की लाश पड़ी हो। लाश शब्द निर्गुनिया के लिए फेंकी हुई शिला के समान था। असहाय होकर मूर्छा में मन डूबने डूबने को हुआ। पैर लड़खड़ा गए। छिपकली की तरह दीवार से दोनों हाथ और छाती सटाकर उसने अपने होश को भरपूर बरकरार रखते हुए स्वयं को खड़ा रखने का प्रयत्न तो साध लिया, पर जिस लाज से निमित्त यह सब साधना हुई, वह लाज ही उघड़ गई। घूंघट का पल्ला ऊपर सरक गया। दीवार से चिपका हुआ आधा उघड़ा नारी का चेहरा देखने के लिए पुरुष दरोगा की आंखें भूखे भेड़ियों से झपटी, मगर स्तब्ध रह गई। सब इंस्पेक्टर बसंतलाल गुप्ता एक क्षण उस सूरत को देखते ही खड़े रह गए। निर्गुण शेर के सामने बंधी बकरी सी अपनी मृत्यु के क्षण को निकट आते मुंदी आंखों मन ही मन में महसूस कर रही थी। कौन हो तुम, मेहतरानी? दीवार से चिपके हुए झुकी आंखों निर्गुनिया ने धीरे धीरे से उत्तर दिया, जी मेहतरानी। मोहन मेहतर था? जी। मगर तुम मेहतर नहीं हो, मैं तुम्हें पहचानता हूं। दरोगा का स्वर उसके बहुत पास था। उनकी सांसें उसके गालों को का स्पर्श कर रही थीं, मगर चह चुप रही। तुम्हारा नाम क्या है? वैसे मेहतर बनकर भी निर्गुनिया ने अपना नाम नहीं बदला था, पर इस समय क्या वह अपना सही नाम बतलाए? सुनते ही बसंतू का रहा सहा शक भी दूर हो जाएगा और मैं पकड़ी जाऊंगी। लेकिन पुलिस को झूठा नाम बतलाना भी ठीक नहीं है। मस्तिष्क की विद्युत भंवर में प्रश्न उठे डूबे, लेकिन निर्गुण की इच्छा शक्ति उस समय अपने को मन की ऊहापोह में न नचाकर दृढ़ निश्चय के साथ बोली, वे मुझे जुबेदा कहते हैं। दरोगा जीत कर भी हारे, पर उन्होंने मानो अभी भी हार न मानते हुए पूछा, तुम कभी राय साहब बटुक प्रसाद के यहाँ रहती थी? पत्थर सा स्वर फूटा, नहीं। तुम कुछ भी कहो निर्गुण, मैं तुम्हें पहचान गया। जेल से छूटने के बाद खड़क बहादुर गोरखा ही तुम्हें उस साले मसूरिया दिन के बिल से उड़ा ले गया था। दूर रहते हुए भी मुझे तुम्हारी सारी खबरें मिलती रही हैं निर्गुण। अकेले कमरे में दबे घुड़की भरे स्वर की बर्छी से भूतपूर्व बसंतलाल मास्टर और वर्तमान बसंतलाल दरोगा
निर्गुण के चोर कलेजे को भेद रहा था और निर्गुण का हठ हिमालय बनता चला जा रहा था। संपूर्ण रूप से उद्घाटित होकर भी निर्गुण अपनी पकड़ाई देने के वास्ते हरगिज तैयार न थी। न उसने आंखें खोली, न दीवार से हटी। बोलते हुए बसंतु दरोगा के मुंह से निकलने वाली गर्म सांसें भय से पीले पड़े हुए उसके गालों को स्वयं उसके पूर्व जन्म के भूत की तरह छू रही थी। तभी बाहर का शोर फिर कमरे में लौटा। मोहन की लाश कहीं नहीं मिली। तब मोहन कहाँ गया? निर्गुण का मन फिर सब कुछ भूलकर इसी प्रश्न में लिपट गया। दरोगा जी ने मोहन के घर का पता पूछा और उसे हल्के की चौकी में उसी समय मोहन के घर की तलाशी लेने के लिए भी कहा। इसके बाद बंगले पर चौकसी का इंतजाम कर लाशें ढुलवाने के बाद फर्गूसन, मंगरू और निर्गुनिया को हवालात में रखने के लिए पुलिस साथ लेकर चली गई। सब इंस्पेक्टर बसंतलाल के लिए यह पराजय की रात थी। खबर देने वाले गुप्तचर के अनुसार वहीदा और गांजे को पकड़ने के लिए पुलिस ने ठीक 10:30 बजे रात में मार्था के घर छापा मारा था, पर वह गांजे की 2-4 छोटी मोटी पुड़ियां ही छोड़कर कुछ न मिला। मार्था और उसके पति को मारा पीटा गया। इससे पुलिस को यह तो जरूर पता मिला कि वहीदा वहां आया था। बूढ़े शराबी पति ने बतलाया कि पिछले 1 साल से वहीदा मार्था के साथ अपना मुंह काला करने के लिए 3-4 बार आ चुका है। स्वयं मार्था ने भी कहा कि जब तब घंटे 2 घंटे के लिए आता था, आज भी आया था, पर अब कहाँ गया नहीं जानती। और फिर गुप्ता जी के हलके में 2 खून करके वहीदा भाग गया। फिर उन्हें अचानक भूली बिसरी याद सी निर्गुण मिली, पर वह भी उनके मन की अबूझ पहेली बनी रही। शासक जाति के एक व्यक्ति की हत्या हो जाने के कारण अंग्रेज हाकिमों की क्या क्या फटकारें सुननी पड़ेंगी। उनकी पद अवनति भी हो सकती है। इन सारी चिंताओं में निर्गुनिया का चेहरा ताजी बुझी हुई दिया सलाई के धुएं की तरह रह रहकर नजर आता था। पुराने प्यार का जुगनू चमक चमक उठता था। बसंतलाल रात भर अपनी पलक तक न झपका सके। चिंताओं की पंचाग्नि में तप कर बसंतलाल सवेरे 4:30 बजे ही खाट से उठ खड़े हुए और लिहाफ लपेट कर थाने पर आए। राम पलट, हुजूर, किशन सिंह को जगाओ। हवालात में जो 2 आदमी बंद हैं, उन्हें मेरे घर लाने को कहो। दोनों सालों को नंगा करके लाना और लाने से पहले 2-2 लोटे ठंडा पानी भी सालों के ऊपर डाल देना। जल्दी हाजिर करो। सर्दी ऐसी थी कि बाहर निकली हाथ की उंगलियां भी ठिठुर जाती थीं। लेकिन मंगरू और फर्गूसन से सत्य उगलवाने के लिए पुलिस दरोगा का मनोविज्ञान शास्त्र इस सर्दी का अस्त्र बना रहा। रात में जगाए जाने के कारण किशन सिंह को अपने कैदियों पर ऐसा ताव आया था कि जंगले का ताला खोलकर कोठरी में प्रवेश करते ही दीवार के पास घुटने सिकोड़कर सोते हुए मंगरू और फर्गूसन के सिर के बाल पकड़कर खींच लिए। मंगरू सामने था, इसलिए उसके 2-3 लातें भी पड़ी। फिर उन्हें कपड़े उतारने का हुक्म दिया। केवल लंगोट पहने हुए दोनों जंगलेदार कोठरी से बाहर निकल आए। किशन सिंह ने फिर ताला बंद किया। जाते हुए लालटेन की रोशनी में निर्गुनिया की 2 आंखें टुकुर टुकुर चमकी और फिर अंधेरे में कहीं खो गईं। बेचारे मंगरू और फर्गूसन पर 1-1 लोटा ठंडा पानी भी फेंकने का हुक्म था, पर जाड़े की रात में नींद से जगाए जाने के कारण सिपाही किशन सिंह के कलेजे में पुलिस सिग्नल इतनी प्रज्वलित थी कि थाने के बाहर बनी फुहारे की हौदियां के पास आते ही उसने उन्हें हौदियों में डुबकी लगाने को कहा।
दोनों नवयुवक पुलिस के भय के आगे विवश थे। फिर भी यह हुक्म मानने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। किशन सिंह ने मंगरू की कमर पर कसकर ठोकर मारी और वह छपाक से पानी में कूद गया। पानी के उठते छींटों से बचने के लिए सिपाही पहले ही परे सरक गया। कई भरी हौदियों में दोनों उठते उठते भी 2-3 बार फिसले और हुक्म पाकर बाहर निकले। भीगे चूहे से अधमरे सिर झुकाए सिसियाते कांपते हुए खड़े हो गए। लेकिन बसंतलाल यह सब कुछ करके भी फर्गूसन या मंगरू से कोई नया सत्य नहीं उद्घाटित कर पाए। जैक्सन और मोहन के अनैतिक संबंध भी थे, पर कुशल और कर्मठ होने से वह उनका अति विवशिक हो चुका था। वो उनका सेवक था। डेविड और मोहन में किसी खास लड़ाई या कहासुनी की कोई बातें उन्होंने न देखी और न सुनी थी। मोहन को देखते ही वहीदा कमरे से बाहर निकल आया था और उसका हाथ घसीटता हुआ लॉन की तरफ चला गया था। यही 4 सत्य सारी मारपीट, गाली गलौज और अत्याचारों के बावजूद कल रात से अब तक सब इंस्पेक्टर बसंतलाल के हाथ लगे। हार कर उन्होंने दोनों को छोड़ देने का आदेश दिया। निर्गुनिया हवालात में बंद रही।